इंडिया के बदनाम ज़माना डाकू वीरप्पन, जिन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर का सर काट कर उसे यादगार के तौर पर अपने पास रखा। मैं श्रीनिवास के सीने से खून बहता देखना चाहता हूँ, इससे पहले कि वो ये जानता मैंने उसे अपनी बंदूक से गोली मार दी। उसका सर काट दिया है और उसके हाथ भी वही हाथ जो मुझ पर मशीन गन चलाना चाहते थे। मैंने उसका कटा हुआ सर एक यादगार के तौर पर रख लिया। ये अल्फाज एक बदनाम ज़माना डाकू वीरप्पन के हैं जो हाथी दांत और संदल की लकड़ी स्मगल किया करते थे। उन्होंने ये अल्फाज एक फॉरेस्ट ऑफिसर श्रीनिवास के कत्ल के बाद अदा किए थे। श्रीनिवास और वीरप्पन की आखिरी मुलाकात सन 1991 में हुई थी, लेकिन ये उससे 5 साल पहले से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। वीरप्पन अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार श्रीनिवास को ठहराते थे और ये कत्ल उन्होंने इसीलिए किया था। श्रीनिवास को अपने फराइज बाअहसन अंदाज में अदा करने पर इंडियन हुकूमत ने ऐसे अवार्ड से नवाजा जो कि अमन के वक्त इंडिया का दूसरा सबसे गरां कदर बहादुरी का एजाज है। नवंबर 1986 में सार्क का एक इजलास बंगलोर में हो रहा था। चूंकि इस इजलास में दीगर ममालिक के सरबराहान के अलावा श्रीलंका के सदर जे वर्धने भी शिरकत के लिए आ रहे थे, इसलिए इंडिया के शहर बंगलोर में सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात किए गए थे। जैसा कि किसी भी बड़ी तकरीब से कबल होता है, शहर में पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी थी और शहर भर से मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारियों का अमल जारी था। ऐसी ही एक कार्रवाई के दौरान पुलिस को बंगलोर के एक बस स्टेशन पर एक मुश्तबा शख्स खड़ा हुआ नजर आया। पुलिस की जानिब से इस मुश्तबा शख्स से उसकी शनाख्त से मुतल्लिक चंद सवालात पूछे गए, मगर वो शख्स इन सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात ना दे सके। पुलिस को इब्तदाई गुफ्तगू के बाद यह भी पता चल चुका था कि मुश्तबा शख्स बंगलोर में बोली जाने वाली कन्नड़ जबान से भी वाकिफ नहीं था। यही वो मशकूक मामलात थे जिसके बाद पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में लेकर उसे जियान नगर पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। पुलिस स्टेशन पर होने वाली तफ्तीश के दौरान इस मुश्तबा शख्स की शनाख्त वीरप्पन के तौर पर हुई। वीरप्पन इंडियन रियासत कर्नाटक के जिला चामराज नगर के गोपीनाथम गांव में एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। ये गांव संदल के दरख्तों और हाथियों के रेवड़ों से घिरे जंगल के बीच में बसा हुआ है। ये संदल के दरख्त और हाथी ही थे जो बाद में वीरप्पन की शनाख्त का हिस्सा बन गए। तमिलनाडु की सरहद पर वाक़ होने की वजह से वीरप्पन उनका गैंग जराइम करते और फिर एक रियासत से दूसरी रियासत फरार हो जाते थे। पुलिस को उनकी सरगर्मियों का इल्म था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कर्नाटक और तमिलनाडु पुलिस को काफ़ी अरसे बाद जब अपनी गलती का एहसास हुआ और वीरप्पन गिरफ्तारी के लिए मुश्तरका स्पेशल टास्क फोर्स तश्कील दी गई। सन 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मंजूर होने के बाद इंडिया में हाथियों के गैर कानूनी शिकार पर सख्त पाबंदियां ऐद कर दी गईं। हुकूमती इदारों की जानिब से सख्ती किए जाने के बाद वीरप्पन के हरीफों ने संदल के दरख्तों और हाथी दांतों की स्मगलिंग के कारोबार से तौबा कर ली और वीरप्पन के लिए मैदान खुला छोड़ दिया। चामराज नगर में तैनात फॉरेस्ट डिवीजन ऑफिसर श्रीनिवास ने वीरप्पन, उनकी सरगर्मियों और उनके राब्तों के बारे में काफ़ी मालूमात इकट्ठी की थी। चुनाचा वीरप्पन का केस श्रीनिवास को सौंप दिया गया, जिन्होंने जमा की गई मालूमात की बुनियाद पर वीरप्पन के गिरोह, उनके गाहकों और गुदामों पर छापे मारे। ये छापा मार सिलसिला तकरीबन 1 माह तक जारी रहा। वीरप्पन की गिरफ्तारी बाज़ाब्ता तौर पर नहीं दिखाई गई, क्योंकि ऐसा करने से कानून के मुताबिक पुलिस गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर अंदर अदालत में पेश करने पर मजबूर होती। चुनाचा वीरप्पन को फॉरेस्ट सेल ने अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड्स गेस्ट हाउस में जेर हिरासत वीरप्पन पर नजर रखे हुए थे। एक दिन श्रीनिवास किसी काम से बाहर गए हुए थे जब वीरप्पन फॉरेस्ट हाउस से फरार होने में कामयाब हो गया, क्योंकि पहरे पर मौजूद एहलकार आराम कर रहे थे और सिक्योरिटी फराइज से गाफिल थे। सहाफी सनादर घुराम ने वीरप्पन की गिरफ्तारी और फरार के मामले पर काफी कुछ लिखा है। उन्होंने वीरप्पन की जिंदगी पर भी तहकीक की है और उन पर एक किताब वीरप्पन इंडियाज मोस्ट वांटेड मैन लिखी है। उस वक्त के आंध्र प्रदेश हुकूमत के जरिए शाये करदा श्रीनिवास की जिंदगी पर एक किताबचा के मुताबिक श्रीनिवास 12 सितंबर 1954 को आंध्र प्रदेश में पैदा हुए। श्रीनिवास ने आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी से 1976 में लाइफ लेसन्स में गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएशन किया। सन 1979 में वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में शामिल हुए। वो चामराज नगर में असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट के तौर पर तैनात थे और बाद
में डिप्टी कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट बन गए। उन्होंने संदल की लकड़ी के स्मगलरों और सप्लायर्स के नाम, तस्वीर, रिहायशी पते, उम्र और गैंग से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी। जंगल में मवासलात को बेहतर बनाने के लिए महकमा जंगलात और पुलिस ने वायरलेस नेटवर्क कायम किया। कम से कम वक्त में मालूमात हासिल करने में इसका फ़ायदा होना शुरू हुआ। ये वो दौर था जब मीडिया में ऐसी खबरें आई थीं कि गाँव वालों को कभी कभी महकमा जंगलात, पुलिस या स्पेशल टास्क फोर्स के एहलकार वीरप्पन के बारे में मालूमात देने के लिए हरासा करते थे। इसी दौरान ये खबर भी आई कि वीरप्पन ने शक की बुनियाद पर एक शख्स का सर कलम कर दिया है, क्योंकि उन्हें शुबा था कि वो शख्स महकमा जंगलात या पुलिस का मुखबिर था। पुलिस की तरह वीरप्पन को भी इर्द गिर्द के जंगलात, दरिया, नदी नालों, जानवरों और परिंदों, पौधों और जड़ी बूटियों का मुकम्मल इल्म था। इसलिए वो STF को शिकस्त देने में कामयाब रहा। ये जंगलात इतने घने थे कि बाज़ जगहों पर ना तो सूरज की रोशनी पहुंचती थी और ना बाहर का कोई शख्स वहां कदम रख सकता था। रघुराम लिखते हैं कि 1987 में श्रीनिवास को कर्नाटक के इलाके में मुंतकिल कर दिया गया था, जो कि काफ़ी की पैदावार के लिए मशहूर है। लेकिन वीरप्पन तक पहुंचने की उनकी ख्वाहिश जूं की तूं उनके दिल में मौजूद रही। वो बस के जरिए चामराजनगर पहुंचकर इस ज़िमन में नई मालूमात इकट्ठी करते। उस वक्त के आंध्र प्रदेश के महकमा जंगलात ने जंगलाती वसाइल की हिफाजत करते हुए मरने वाले एहलकार की याद में एक किताब फॉरेस्ट मार्टर्स शाये की थी। PR रेड्डी की तदवीन करदा इस किताब में बताया गया है कि श्रीनिवास को खसूसी तरबियत के लिए अमेरिका भेजा गया था। अप्रैल 1990 में वो वाक़या पेश आया जब वीरप्पन ने पीछा करने वाले 3 पुलिस एहलकारों पर हमला किया और जानी नुकसान पहुंचाया। इस वाक़या के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु हुकूमतों ने मुश्तरका टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया। श्रीनिवास को इस टास्क फोर्स के लिए मुंतखब किया गया और वो इंडिया वापस आए और मई 1990 में इस टास्क फोर्स में शामिल हुए। मकामी लोगों में वीरप्पन की छवि रॉबिन हुड जैसी थी, जो अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करता है। यही वजह थी कि इलाके के बहुत से नौजवान वीरप्पन के गैंग में शामिल होना चाहते थे। इन नौजवानों को वीरप्पन के गैंग के लोगों को मालूमात फराहम करने, उनकी नकलो हरकत को खुफिया रखने और उन्हें सामान फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रघुराम अपनी किताब के तीसरे बाब में लिखते हैं कि श्रीनिवास ने महसूस किया कि बुनियादी खिदमात और मुआशी मौका की कमी की वजह से लोगों ने वीरप्पन के साथ ताउन करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों ने वीरप्पन को बिलवास्ता या बरह रास्त अपने गैंग में शामिल करना शुरू कर दिया। गाँव वालों को रोजगार फराहम करने के लिए उसने जंगलाती मसनूआत फरोख्त करने वाली छोटी छोटी कोऑपरेटिव कायम की, जबकि गाँव के लिए पानी की फराहमी और नकासी आब का निज़ाम बेहतर किया। इब्तदा में श्रीनिवास तशद्दुद की बजाय अदम तशद्दुद के जरिए उसे हथियार डालने पर मजबूर करना चाहते थे। श्रीनिवास ने वीरप्पन के गाँव में एक क्लिनिक का आगाज भी करवाया। अपने दादा से सीखी गई आयुर्वेदिक की तालीमात की बुनियाद पर वो गाँव वालों को नज़ला, खांसी, बुखार और इसहाल जैसी छोटी मोटी बीमारियों की अद्वियात देते थे। जरूरत पड़ने पर वो अपनी जेब से अद्वियात पर खर्च करते थे और इसके लिए दोस्तों से भी मदद लेते थे। ये सूरत हाल देखते हुए वीरप्पन के गैंग के तकरीबन 20 लोगों ने हथियार डाल दिए थे। वीरप्पन के साथ उनकी बीवी मत्तू लक्ष्मी, भाई अर्जुनन और बहन के साथ साथ कई पुराने और भरोसेमंद दोस्त भी मौजूद थे। वीरप्पन की बीवी मत्तू लक्ष्मी का कहना है कि वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था, वो अच्छा होने का ड्रामा करता था। वो इस गांव में ये जानने के लिए आया था कि गांव वाले वीरप्पन के साथ देवता की तरह सलूक क्यों करते हैं। उसने सोचा कि अगर मैं वही करूं जो वीरप्पन करता है तो गांव वाले वीरप्पन पर यकीन करेंगे या मुझ पर। ये मेरे शोहर के लिए बहुत परेशान कुन था। रघुराम कहते हैं कि श्रीनिवास ने एक मंदिर की दोबारा तामीर करवाई और पुजारियों और अमले को तनख्वाह देने के लिए 3 लाख रुपए की रकम भी जमा करवाई। श्रीनिवास ने वीरप्पन की बहन मारी को अपने क्लिनिक में काम करने के लिए रखा। उसका शोहर जेल में था और उसके 3 बच्चे थे। मारी पानी गर्म करने और दवाई की गोलियां बनाने जैसे काम करती थी। वो वीरप्पन की सबसे प्यारी बहन थी। श्रीनिवास स्पेशल टास्क फोर्स के सरबराह थे। उन्हें यकीन था कि वो वीरप्पन को हथियार डलवाने में कामयाब हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड में उसके साथियों की गिरफ्तारी ज़ाहिर नहीं की। एक बार टास्क फोर्स ने वीरप्पन के गांव का मुहासरा करके उसे पकड़ लिया। श्रीनिवास की टास्क फोर्स को वीरप्पन पर गोली न चलाने की सख्त हिदायत थी, लेकिन उससे टास्क फोर्स के एहलकारों में श्रीनिवास के लिए गुस्सा बढ़ गया। उसका ताल्लुक महकमा पुलिस से था और श्रीनिवास महकमा जंगलात से थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक पुलिस ने रिपोर्ट श्रीनिवास को सौंपनी थी। STF में टाइगर के नाम से मशहूर
मजदूर अशोक कुमार के मुताबिक जब गांव वालों ने शाम 6-7 बजे के करीब श्रीनिवास और मारी को जीप में एक साथ जाते हुए देखा तो कांस्टेबल सोधन ने दोनों के दरमियान ताल्लुकात के बारे में बात करना शुरू कर दी। स्पेशल टास्क फोर्स को कुछ अरसे से वीरप्पन के खिलाफ कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। एसटीएफ कमांडेंट ने गोपीनाथम के रिहायशियों को गिरफ्तार कर लिया चूंकि ये एक गैर तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। गोपीनाथम वाले श्रीनिवास से सख्त नाराज थे। वीरप्पन की बीवी मतु लक्ष्मी पुलिस की हिरासत से फरार हो गई थी। मारी ने मुबैना तौर पर उसकी मदद की थी। उससे श्रीनिवास को बहुत गुस्सा आया। रघुराम अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर मारी ने मतु लक्ष्मी के बारे में तमाम मालूमात ज़ाहिर ना की तो उन्हें बरहना करने और बिजली के झटके देने की धमकी दी गई। मारी ये सुनकर डर गई। मतु लक्ष्मी के मुताबिक वीरप्पन ने अपनी बहन को लिखा, अगर अब तुम श्रीनिवास से मिलो तो उसे गर्म तेल में डालकर मार दो वरना तुम मेरी बहन नहीं हो। कुछ ही दिनों में मारी ने खुदकुशी कर ली। उसकी वजह से वीरप्पन नाराज हो गए। उस वक्त के फॉरेस्ट ऑफिसर बी.के. सिंह के मुताबिक एसटीएफ के जवान वीरप्पन से मुतालिक एक भी केस हल नहीं कर सके जबकि श्रीनिवास ने तनहा ही 22 लोगों की खुद सुपर्दगी करवाई। श्रीनिवास ने अर्जुनन को जेल से निकालने के लिए अपने जाती रवाबित का इस्तेमाल किया। श्रीनिवास ने 12 सितंबर 1991 को अपनी 27वीं सालगिरह मनाई। वीरप्पन मारी की मौत की वजह से बहुत नाराज था लेकिन श्रीनिवास को इसका इल्म नहीं था। एसटीएफ में उनका ओहदा खत्म हो गया था लेकिन श्रीनिवास को उम्मीद थी कि अर्जुनन वापसी पर कोई अच्छी खबर लाएगा। चुनाचा उसने सीनियर से 15 दिन का वक्त मांगा। श्रीनिवास को दिए जाने वाले एजाज के मतन के मुताबिक एक दिन जब श्रीनिवास काली मंदिर में पूजा कर रहे थे, अर्जुन ने आकर श्रीनिवास से कहा कि वीरप्पन अपने हथियार डालना चाहते हैं। उन्होंने शर्त रखी कि श्रीनिवास के साथ एक भी पुलिस एहलकार नहीं होना चाहिए। एक गैर मुसल्लह श्रीनिवास ने 9 नवंबर की सुबह गोपीनाथम को अर्जुनन के साथ छोड़ा। तकरीबन 6 किलोमीटर फासला तय करने के बाद अर्जुनन ने एक चश्मे के किनारे से आराम के लिए रुकने को कहा। वीरप्पन के गैंग के रुकन कुलांडी ने उन्हें गोली मार दी। ये वीरप्पन और श्रीनिवास के दरमियान ड्रामा का जैसे आखिरी सीन था। वीरप्पन ने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए अपने भाई अर्जुनन को इस्तेमाल किया था। श्रीनिवास की लाश को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। उसका सर और हाथ दोनों काट दिए गए। वीरप्पन ने अपने गांव महकमा जंगलात और खसूसी टास्क फोर्स में एक मिसाल कायम करने की कोशिश की। रघुराम अपनी किताब में लिखते हैं कि मतु लक्ष्मी ने श्रीनिवास के सर पर लात मारी। 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन 3 दीगर साथियों को तमिलनाडु पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया। वीरप्पन को पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए और हजारों लोगों को मुलाजमत दी गई। हाई कोर्ट में केस की इंक्वायरी का मुतालबा किया गया। वीरप्पन और उसके गैंग पर तकरीबन 2000 नर हाथियों का गैर कानूनी शिकार करने, 40,000 किलोग्राम संदल की लकड़ी स्मगल करने, 122 अफराद को हलाक करने का इल्जाम है जिनमें से निस्फ जंगल के एहलकार या पुलिस वाले थे। इसके अलावा हाई कोर्ट को यह भी बताया गया कि कन्नड़ फिल्म अदाकार राजकुमार को वीरप्पन के अपने ही लोगों ने अगवा किया था लेकिन सीबीआई की जांच में इसका कोई सबूत नहीं मिला।